हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोटेक इजी, अ प्लेटफॉर्म वे वी डिस्कस मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलीअक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्ट 1 डिटेल में। मैं जानती हूँ इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ी सी डिले हो गया है, लेकिन मैंने एज अ रिसर्च असिस्टेंट अभी अभी ज्वाइन किया है और एक महीना बस लैब और हॉस्टल और नई प्लेस से एडजस्ट करने में थोड़ा एक महीना लग गया, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं डिस्कशन करने वाली हूँ पॉलीअक्रिलामाइड जेल, स्टैकिंग जेल क्या होता है, रिजॉल्विंग जेल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, रोल क्या है, प्रोटीन रन ऑन एसडीएस पेज, लीडिंग और ट्रेलिंग आइंस क्या है, रोल ऑफ एसडीएस क्या है, मरकेप्टोएथेनॉल, टेमेड, एपीएस, कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीअक्रिलामाइड, फिर असेंबली यूनिट क्या है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होंगे इस टेक्निक के। चलिए प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल वही सेम है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का होता है कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो क्या करता है, हमारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक फोर्स लगाता है। और ये फोर्स किसके इक्वल होता है? ये फोर्स इक्वल होता है चार्ज जो मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम वहाँ पे लगा रहे हैं। और ये फोर्स क्या करता है, हमारे मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करने के लिए कंपेल करता है। और ये जो वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, जो कि हम इनडायरेक्टली अगर बोले तो ये जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज क्यू के, जो हमारा मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट के। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें अच्छे से डिस्कशन किया है कि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट का इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पर भी मैं उसको दोबारा डिस्कशन करूँगी। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट डायरेक्टली हमारा प्रोपोर्शनल होता है मास के और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, और डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल के। अगर मास ज़्यादा है मॉलिक्यूल का तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट भी ज़्यादा होगा, और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी। अब कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो अगर मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट कॉन्फ़िगरेशन में है तो वो फास्ट मूव करेगा जेल पोर्स के थ्रू। लेकिन अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिलैक्स्ड है, वो फाइब्रस है, तो वो पोर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से जल्दी मूव नहीं कर पाएगा, उसमें उसको रेजिस्टेंस फील होगा पोर के थ्रू मूव करने में, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्ज हमारा है, जो मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट के। अब प्रोटीन्स का अगर जनरल स्ट्रक्चर करें तो प्रोटीन्स जनरली 4 टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है उसका लीनियर या फिर हम कहें प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि ओपन, एक्सटेंडेड या फिर अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं वो लीनियरली ज्वाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। यहाँ मैंने पेप्टाइड बॉन्ड ऑलिव ग्रीन कलर से शो किया है। अब डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? डिफरेंट अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर तो उनका सेम होता है, सिर्फ उनकी जो साइड चेन होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे मैंने साइड चेन को R1, R2 और R3 से डिनोट किया है। अब यही जब पॉलीपेप्टाइड चेन है ये अपने ऊपर जब फोल्ड होती है, या तो हेलिक्स के फॉर्म में फोल्ड हो जाएगी या तो क्या होगी, बीटा शीट के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। तो जो हेलिक्स होते हैं उसमें हमारा होता है इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जो बीटा शीट्स होती है उसके एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री एंड पे होता है तो हम उसको सी टर्मिनल कह देते हैं, और दूसरे एंड पे अमीनो ग्रुप फ्री फ्री होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, एन टर्मिनल कह देते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो मेन चीज़ें हैं, अल्फा चेन एंड बीटा शीट। देन अगेन ये जो हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन है ये अगेन फोल्ड बैक होता है अपने ऊपर, कुछ इसमें बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं और ये फोल्ड हो जाता है एक 3 डायमेंशनल शेप में, जिसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें जो बॉन्ड इन्वॉल्व है वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट ब्रिजेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। जो सॉल्ट ब्रिजेस होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक इंटरेक्शन होते हैं बिटवीन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज साइड चेन्स। अब जो ये साइड चेन जो होते हैं, जो R1 है, R2 है,
अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इसमें कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज भी कैरी कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर सकते होते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है कि इसका जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से क्या बनते हैं, सॉल्ट ब्रिजेस बनते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो आपको पता है। उसके अलावा उसके बाद आता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जहाँ पे क्या होता है, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो पॉलीपेप्टाइड जो बनाती हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में इंटरेक्ट करते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकता है, वैन डर वाल इंटरेक्शन भी हो सकता है, और यही सेम बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स या सॉल्ट ब्रिज, सब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। तो जब दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इंटरेक्ट करती है तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती है, और ये बेसिकली टू टाइप का होता है। फाइब्रस होता है जिसमें लीनियर जो हमारी ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो कुछ बॉन्ड्स के साथ या कुछ इंटरेक्शंस के साथ अरेंज हो जाती हैं, और ग्लोबुलर में क्या और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती हैं ये चीज़ें। तो इसके एग्जांपल्स हैं फाइब्रस के कोलेजन, एलास्टिन और केराटिन, और ग्लोबुलर का सबसे फेमस एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। एसडीएस पेज में टू टाइप्स के जेल होते हैं, एक होता है स्टैकिंग जेल, एक होता है रिजॉल्विंग जेल। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि दोनों की पीएच क्या है, डिफरेंट है। स्टैकिंग जेल की पीएच है 6.8 और रिजॉल्विंग जेल की पीएच है 8.8। क्योंकि यहाँ पे पीएच का डिफरेंस है और हम दो डिफरेंट टाइप्स के जेल यूज़ कर रहे हैं, दोनों की कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस होता है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। इसलिए ये एक डिसकंटिन्यूस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब इसमें अगर मैं मोबिलिटी की बात करूं तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट उसका माइग्रेशन होगा इन कंपैरिजन टू द सेम मॉलिक्यूलर वेट फाइब्रस प्रोटीन। वाई, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारे मॉलिक्यूल की, हमारे बायो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा तो अच्छे से फास्ट मूव कर जाएगा विदाउट एनी रेसिस्टेंस थ्रू द जेल पोर्स, और अगर फाइब्रस फॉर्म में होगा तो उसको जेल के जो पोर हैं उसके थ्रू मूव करने में उसको टाइम लगेगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी, एक रेसिस्टेंस फील करेगा। तो अगर दो प्रोटीन्स हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर वेट है तो जो फाइब्रस प्रोटीन है वो स्लो माइग्रेट करेगी इन कंपैरिजन टू ग्लोबुलर प्रोटीन। और जो वेल्स होते हैं वो हमेशा हम कैथोड की तरफ रखते हैं, यानी कि जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है उसकी तरफ, और जो माइग्रेशन होता है वो वर्टिकली होता है टुवर्ड्स द अनोड, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, जो यहाँ पे मैंने रेड कलर से डिनोट किया है। अब देखिए यहाँ पे आर ग्रुप मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्ट ब्रिजेस बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्रो अमीनो एसिड की साइड चेन में। तो वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे सॉल्ट ब्रिजेस बनते हैं। अब यहाँ पे आप आर्जिनिन देख रहे होंगे, यहाँ पे जो जो भी साइड चेन है, जो भी आर है उसको मैंने मरून कलर से डिनोट किया है। आर्जिनिन में क्या है, अमाइनो ग्रुप है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे ग्लाइसिन और एलिनिन अगर आप देखोगे तो ग्लाइसिन में हाइड्रोजन एटम है, एलिनिन में CH3 है, ये दोनों ही अनचार्ज्ड हैं, कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर। अब अगर हम ग्लूटामेट और एस्पार्टेट की अगर बात करेंगे तो उनके साइड चेन में COO नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की, अब प्रोटीन में तो कोई भी अमीनो एसिड प्रेजेंट हो सकता है, तो इसलिए जो प्रोटीन का नेट चार्ज होता है वो इन सभी का क्यूमुलेटिव चार्ज हम एक देख लेते हैं। अगर किसी प्रोटीन में पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ज़्यादा है तो वो जो प्रोटीन है उसका नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उसमें नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अनचार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज, तो उसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उसमें न्यूट्रल यानी कि अनचार्ज अमीनो एसिड ज़्यादा है तो हो सकता है उसका कुछ डिफरेंट चार्ज हो। अब क्योंकि हर प्रोटीन का अपना चार्ज होता है तो ये, और हमें उसको दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में से मूव कराना है और हमें उसको नेगेटिव टर्मिनल पे हम वेल रखते हैं, वहाँ लोड करना। अब अगर किसी प्रोटीन का चार्ज पॉजिटिव है तो वो वेल में ही रह जाएगा, वो तो मूव करेगा ही नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, सारी प्रोटीन्स को एक यूनिफॉर्म चार्ज प्रोवाइड करना होता है, और ये हम करते हैं, ये करता है हम सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट एक एनआयनिक डिटर्जेंट है, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हो नेगेटिव चार्ज को, मैंने O नेगेटिव को रेड कलर के बॉक्स में रखा है। तो और इसमें एक हाइड्रोफोबिक
कार्बन की चेन भी होती है वो हमारे प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती है, और ये जो सल्फेट ग्रुप है इसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज देता है प्रोटीन को। तो इस तरह से ये क्या करता है, प्रोटीन को एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज देता है। पर यूनिफॉर्म कैसे देगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक एच डी एस अप्रॉक्सीमेटली 2 अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन होता है। तो जो अमाउंट होता है एच डी एस का वो पर ग्राम ऑफ प्रोटीन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कि पर ग्राम यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन के साथ कितना एच डी एस बाइंड होगा वो कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट क्या है, 1.4 ग्राम एच डी एस। 1.4 ग्राम एच डी एस 1 ग्राम प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो आप चाहे कितनी भी बड़ी प्रोटीन हो उसमें कितना एच डी एस बाइंड करेगा ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, या अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। एच डी एस का दूसरा काम होता है कि प्रोटीन का वो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को क्या करता है, इंटरप्ट कर देता है। और ये इंटरप्शन वो कैसे करता है, बाय इंटरप्टिंग नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन। अब अगर आपको याद हो जब मैंने बॉन्ड डिस्कशन किए थे कि कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि सोडियम डोडेसिल सल्फेट नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन को क्या करता है, इंटरप्ट कर देता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देता है। पर कोवेलेंट इंटरैक्शन यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को का कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट ब्रिजेस, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एंड वैन डर वाल फोर्सेस को वो क्या करता है, इंटरप्ट करता है, और प्रोटीन को क्या करता है, लिनियराइज कर देता है, खोल देता है, और उसको एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो प्रोटीन का जो नेटिव चार्ज होता है, जो उसका खुद का चार्ज होता है, वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। अब यहाँ पे आप इस फिगर से समझिए कि ये एक हमारी क्वाटरनरी प्रोटीन है जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। एच डी एस आता है, सबसे पहले तो ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन है उसको इंटरप्ट करेगा, तीनों की तीनों पॉलीपेप्टाइड अलग अलग हो जाएगी, फिर से एच डी एस उसके साथ बाइंड करेगा, नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन जो भी है उसको इंटरप्ट करेगा, और प्रोटीन खुल जाएगी, पॉलीपेप्टाइड जो भी फोल्डेड है अभी अभी ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में है, ये और ओपन हो जाएगी, लिनियराइज हो जाएगी, और एच डी एस इससे क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा यूनिफॉर्मली 1.4 ग्राम एच डी एस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक सबसे छोटी पॉलीपेप्टाइड है, फिर सबसे बड़ी पॉलीपेप्टाइड है, और एक क्या है, बीच की है, इंटरमीडिएट है। इसमें अगर मोबिलिटी की बात की जाए कि जेल पे मोबिलिटी किसकी फास्टर होगी, तो मैंने प्रिंसिपल में आपको बताया था कि मोबिलिटी डिपेंड करती है कितना चार्ज हमारा मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी फास्ट मोबिलिटी होगी। सेकंड थिंग होती है कि हम कितना वोल्टेज लगा रहे हैं, कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो वोल्टेज तो चलो हमारा कांस्टेंट रहता है। अब अगर यहाँ पे देखो तो चार्ज सबसे ज़्यादा किसका होगा, चार्ज यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी प्रोटीन है उस पर सबसे ज़्यादा चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, सॉरी ज़्यादा ग्राम्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ग्राम्स में ज़्यादा होगा, ज़्यादा ग्राम्स है उसमें, तो ज़्यादा एच डी एस बाइंड करेगा। और अगर ज़्यादा एच डी एस बाइंड कर रहा है तो ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो जो लार्जेस्ट प्रोटीन उसके पास तो ज़्यादा चार्ज है, इसका मतलब उसको फास्टेस्ट मूव करना चाहिए टुवर्ड्स द एनोड, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। पर ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट के, और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और साइज के, हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन के। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तो सबकी सेम है, डिफरेंट क्या है, मास। तो जो मास में जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से फ्रिक्शनल कोफिशिएंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू जो एच डी एस की वजह से जो चार्ज में इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट में जो इंक्रीज होती है, जो बढ़त होती है, वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो चार्ज में हमारा इंक्रीज हो रहा है। इसलिए क्या होती है, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे ही प्रोटीन का साइज बढ़ता है। इसलिए
सबसे छोटी प्रोटीन सबसे ज़्यादा माइग्रेट करेगी, उसके बाद जो उससे छोटी है, और जो सबसे बड़ी प्रोटीन है, जो सबसे बड़ी पॉलीपेप्टाइड है, वो सबसे स्लो माइग्रेट करेगी। एस डी एस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करता है, तो अगर दो पॉलीपेप्टाइड हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है और हमने उसको एस डी एस के साथ मिक्स किया, उसको यूनिफॉर्म चार्ज दिया और हम उसको जेल पे रन कराएंगे, हमें दो पॉलीपेप्टाइड नहीं मिलने वाली, हमें एक सिंगल बैंड मिलेगा, वो भी हायर मॉलिक्यूलर वेट पे। जब मैं कह रही हूँ हायर मॉलिक्यूलर वेट, उसका मतलब है टूवर्ड्स द कैथोड, जो कैथोड है, जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है ऊपर वाला जहाँ वेल्स होते हैं, उसकी तरफ हमें एक बैंड मिल जाएगा। पर हमारे प्रोटीन में तो क्या है, दो पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। तो इसके लिए, ये जानने के लिए हमें यूज़ करना होता है बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन को बाइंड कर देता है, दोनों पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाती हैं, फिर अलग अलग हो जाती हैं। और अब इसका जब हम जेल रन कराएंगे तो हमें हमारे जेल पे दो बैंड दिखाई देंगे सेम लेन में, और उससे हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो प्रोटीन है उसमें दो पॉलीपेप्टाइड है। एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि थोड़ी कम मॉलिक्यूलर वेट की है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड है जो थोड़ी ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट की है। रिएजेंट्स में सोडियम डोडेसाइल सल्फेट चाहिए, पॉलीअक्राइलेमाइड चाहिए, बिसअक्राइलेमाइड चाहिए। बिसअक्राइलेमाइड लाइट सेंसिटिव होता है। ग्लाइसिन चाहिए, ट्रिच HCl चाहिए, देन टेमिड। टेमिड भी क्या है, लाइट सेंसिटिव है। अमोनियम परसल्फेट, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, ग्लिसरॉल, कोमेसिव ब्लू स्टेन। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैंने ग्रीन में कर रखी है वो या तो हमारे जेल बनाने के काम में आ रही हैं या तो हमारा बफर सिस्टम में काम आ रही हैं। बफर्स दो टाइप के हम बनाते हैं, एक होता है हमारा रनिंग या फिर टैंक बफर जिसका pH 8.3 है, और एक है हमारा सैंपल लोडिंग बफर जिसका pH 6.8 रखते हैं, और जो हमारा स्टैकिंग जेल है उसका भी pH 6.8 ही रहता है। अब रनिंग जेल के हमारे कंस्टिट्यूएंट हैं ट्रिच HCl, ग्लाइसिन, SDS। सैंपल लोडिंग बफर के कंस्टिट्यूएंट्स हैं ट्रिच HCl, ग्लिसरॉल, SDS, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ग्लिसरॉल क्या करता है, हमारे सैंपल्स को डेंसिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि वो वाटर से ज़्यादा डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हम जब ग्लिसरॉल को सैंपल के साथ मिक्स करते हैं तो सैंपल की डेंसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी वजह से जब हम लोड करते हैं तो वेल के बाहर सैंपल फ्लो आउट नहीं करता, वेल के अंदर ही रहता है और वेल के बॉटम में क्या है, सेटल हो जाता है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू एक डाई होती है और ये हेल्प करती है विजुअलाइजेशन ऑफ सैंपल्स इन द वेल। मतलब हम सैंपल लोड, हमारे सैंपल को एक कलर प्रोवाइड करती है, ब्लू कलर प्रोवाइड कर देगी, और हम जब लोड करेंगे तो हमें पता चलेगा हाँ हमारा सैंपल वेल के अंदर जा रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट रहेगा अगर, और हम उसको लोड करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सैंपल गया अंदर के नहीं गया या बाहर निकल गया, क्योंकि जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है तब फिर क्या पता चलेगा। और इसका एक और काम ये भी है कि ये एज अ इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्रंट काम करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ये एसडीएस पेज का जो रन हो रहा है ये कहाँ तक रन हो गया है, कितना और रन करना है। क्यों? क्योंकि ये सैंपल्स के आगे मूव करता है और एक ब्लू लाइन ये प्रोड्यूस करता है, सैंपल के आगे मूव करता रहता है। तो जब ये नीचे पहुंच रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि अब हमारा रन कंप्लीट होने वाला है, और हम उस टाइम पे पावर सप्लाई को ऑफ कर सकते हैं, जेल को निकाल सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जेल में है रिजॉल्विंग जेल और स्टैकिंग जेल के, यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि रिजॉल्विंग जेल में जो ट्रिस HCl यूज़ हो रहा है उसका pH है 8.8, स्टैकिंग जेल में जो ट्रिस HCl यूज़ हो रहा है उसका pH है 6.8, और कंसनट्रेशन भी डिफरेंट है। रिजॉल्विंग जेल में ट्रिस HCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा है 1.5 मोलर, और स्टैकिंग जेल में इसकी कंसनट्रेशन है 0.5 मोलर। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अमोनियम परसल्फेट और टेमिड को रेड कलर में इंडिकेट किया है। अमोनियम परसल्फेट एक्ट एज अ इनिशिएटर एंड टेमिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो हम जेल बनाते हैं एक्चुअली उसमें जेल को बनाने के लिए, जेल को पॉलीमराइज होने के लिए फ्री रेडिकल्स चाहिए होते हैं। तो जो अमोनियम परसल्फेट है
वो फ्री रेडिकल प्रोवाइड करता है, और जो टैमिड है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, इसीलिए टैमिड को हमेशा लास्ट में डाला जाता है। अब अमोनियम परसल्फेट में भी मैंने रेड से इंडिकेट किया है, इसके पीछे भी रीज़न है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब जेल पॉलीमराइज कैसे हो रहा है, तो जेल बन कैसे रहा है, इस अब मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, अक्राइलेमाइड है और बिस अक्राइलेमाइड है, ये हमारे मोनोमर्स हैं। ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, को पॉलीमराइज करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं आपस में। जो बिस अक्राइलेमाइड है वो बीच में आता है और क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग प्रोड्यूस करता है, और जो हमारे अक्राइलेमाइड है वो एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वो एक चेन बनाते जाते हैं। बिसअक्राइलेमाइड फिर बीच में आ जाता है और ब्रांचिंग प्रोड्यूस करता है। और ये जो चीज़ हो रही है, जो अक्राइलेमाइड और बिसअक्राइलेमाइड का जो रिएक्शन हो रहा है, इसके पीछे जो फंडा है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। अभी मैं आगे उसको डिस्कशन करूँगी। कंसंट्रेशन जो अक्राइलेमाइड की है, या फिर अगर रेशियो बोला जाए तो अक्राइलेमाइड टू बिसअक्राइलेमाइड जो रेशियो है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जेल का पोर साइज क्या होगा। हालांकि और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मोनोमर की कंसंट्रेशन क्या होगी उस पर भी हमारा क्या करता है, पोर का साइज डिपेंड करता है। अगर मोनोमर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पोर साइज छोटा होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, इनिशिएटर्स में दो चीज़ें आती हैं, एक फ्री रेडिकल सोर्स आता है, एक आता है कैटलिस्ट। फ्री रेडिकल सोर्स है अमोनियम परसल्फेट, और कैटलिस्ट वर्क करता है टेट्रामिथाइल इथिलीन डायमीन टैमिड। और अमोनियम जो परसल्फेट है वो केमिकल इनिशिएटर है, और ये जनरेट करता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। मेनली परसल्फेट रेडिकल्स होते हैं, उस परसल्फेट में एक ऑक्सीजन क्या होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एज अ फ्री रेडिकल एक्ट करता है। टैमिड क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देना। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बने अमोनियम परसल्फेट से। अमोनियम परसल्फेट का एक और अल्टरनेटिव है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जब यूज़ करते हैं, सिर्फ राइबोफ्लेविन से हमारा अगर पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो उसको हम फोटोकेमिकल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग की। मतलब ये क्या करता है, ऑक्सीजन अगर है वहाँ पे तो उसको क्या कर देगा, उसकी कंसंट्रेशन को लोअर कर देगा, जो कि एक अच्छी बात है। केमिकल पॉलीमराइजेशन हम तब बोलेंगे जब हम सिर्फ टैमिड और एपीएस यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम सिर्फ टैमिड और एपीएस यूज़ कर रहे हैं तो जेल को पॉलीमराइज होने में, या फिर हम ये कहें कि विजिबल जिलेशन कि हाँ जेल बन रहा है, वो विजिबल जिलेशन आपका 15 से 20 मिनट में आपको पता चल जाएगा। पर कंप्लीट पॉलीमराइजेशन होने में 90 मिनट्स लगते हैं। मतलब ये 20 मिनट्स के बाद भी ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। राइबोफ्लेविन का जब यूज़ करते हैं तब विजिबल जिलेशन आने में ज़्यादा टाइम लगता है, 30 टू 60 मिनट्स लगते हैं, और कंप्लीट पॉलीमराइजेशन होने में 8 आवर्स लगते हैं। तो जनरली राइबोफ्लेविन को हम तब चूज़ करते हैं जब हमें लोअर बफर सिस्टम चाहिए। देखो बफर्स का काम क्या होता है, एक पीएच को मेंटेन करना। तो जब हमें लोअर बफर सिस्टम चाहिए होते हैं, मतलब जहाँ पे डिफरेंट पीएच हो, तो ऐसे सिस्टम में हम राइबोफ्लेविन यूज़ करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोफोकसिंग। इलेक्ट्रोफोकसिंग में क्या होता है, प्रोटीन अपने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट होती है, तो उस सिस्टम में हम राइबोफ्लेविन यूज़ करते हैं। कोई भी सिस्टम यूज़ करो जो पॉलीमराइजेशन है वो ग्रेटर देन 95% होना चाहिए, यानी मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है उसमें कम से कम ग्रेटर देन होना चाहिए 95%। और ये जो प्रोसेस है ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। और टैमिड हम क्यों नहीं यूज़ करते लो बफर सिस्टम के साथ, ये आपको आगे पता चलेगा। जेल कंपोनेंट्स और मोबिलिटी, ये मैंने दोनों ही यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई है। यहाँ देखिए, स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल का कंसंट्रेशन और क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और क्या क्या डिफरेंस होता है वो मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। अब अगर देखा जाए कि जेल प्लेट का कितना पार्ट अक्वायर करता है, एक मतलब कितना पोर्शन घेरता है, तो स्टैकिंग जेल सिर्फ एक 1/3 पार्ट घेरता है, यानी कि 1/3। और रिजॉल्विंग जेल क्या है, 2/3 पार्ट
घेरता है, 2/3 पार्ट एरिया एक्वायर करता है। मोबिलिटी अगर देखी जाए कि स्टैकिंग जेल में कैसे क्या चीज़ें कैसे मूव हो रही हैं, तो जो ग्लाइसिनेट आयंस हैं वो स्लोवेस्ट माइग्रेशन होता है उनका, और उसके बाद आते हैं हमारे एस के साथ जो हमारी प्रोटीन जो बाउंड है वो आती है, और सबसे फास्ट माइग्रेट करते हैं क्लोराइड आयंस। रिजॉल्विंग जेल में यही चीज़ चेंज हो जाती है, क्लोराइड आयन सबसे फास्ट माइग्रेट करते हैं, जो कि हमारा स्टैकिंग में भी था। पर उसके बाद जो माइग्रेशन है वो चेंज हो जाता है, ग्लाइसिनेट आयंस आ जाते हैं, और सबसे स्लो माइग्रेट करती है हमारी एस बाउंड प्रोटीन। ऐसा क्यों होता है अभी आपको पता चलेगा। देखिए, ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है 6.06। तो जब हम ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड है उसको हम लो पीएच पे रखते हैं, यानी कि 6.06 से जो कम की पीएच है अगर हम उस पे रखते हैं, तो क्या होता है, सारे जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटोनेटेड होते हैं। मतलब उसमें हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, उसमें हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं, उसके सारे जितने भी एटम्स होते हैं कि जितने भी ग्रुप्स हैं तो उस पर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब पीएच हमने कम की तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने से सारे जितने एटम्स हैं वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेते हैं और हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड हो जाते हैं। तो जब सारे एटम्स जब प्रोटोनेटेड है तो अमीनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से ग्लाइसिन पे क्या होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। पर जब हम पीएच को बढ़ाते हैं और पीएच अप्रॉक्सीमेटली 7 पहुंचती है, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के और आगे पहुंचती है, तब क्या होता है, डी प्रोटोनेशन होता है। मतलब जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अपना एक हाइड्रोजन लूज कर देता है, और वो लूज क्यों करता है, क्योंकि हम पीएच इंक्रीज कर रहे हैं, पीएच इंक्रीज हो रही है तो हाइड्रोक्सिल आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है और ग्लाइसिन एज अ ज्यूटर आयन के फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद जब हम और फर्दर पीएच इंक्रीज करते हैं तो और ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं सोल्यूशन में। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा अमीनो ग्रुप भी एक अपना हाइड्रोजन आयन क्या करता है, लूज कर देता है, डी प्रोटोनेशन होता है। तो अब यहाँ से भी लूज हो गया। अब क्या होता है, ग्लाइसिन के ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव है, और इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेट आयन बोलते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखना कि कौन सी पीएच पे ग्लाइसिन क्या चार्ज एक्वायर कर रहा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है, तो आप इजीली समझ जाओगे रीज़न जो कि मोबिलिटी का जो डिफरेंस आ रहा है उसके पीछे का। चलिए देखते हैं स्टैकिंग। देखो, जो हमारा रनिंग बफर है उसकी पीएच क्या है, 8.3। हमारा जो स्टैकिंग जेल है उसकी पीएच क्या है, 6.8। जैसे ही ग्लाइसिन 8.3 से 6.8 में एंटर करता है, 6.8 को हम अप्रॉक्सीमेटली 7 मान लेते हैं, तो पीएच में क्या हुआ, एकदम से डिक्रीज हुआ। पीएच में पीएच डिक्रीज हुई तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। इसीलिए ग्लाइसिनेट में प्रोटोनेशन होता है, और प्रोटोनेशन अमीनो ग्रुप पे होता है। तो जैसे अमीनो ग्रुप पे प्रोटोनेशन होगा वैसे ही ग्लाइसिन पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0, और इसी फॉर्म को हम बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। तो जैसे ही ये ग्लाइसिनेट आयंस रनिंग टैंक बफर से स्टैकिंग जेल में ट्रैवल करते हैं तो ग्लाइसिनेट आयन किस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म में। और जब कोई भी अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में होता है तो वो मोबाइल नहीं होता है। इसीलिए ग्लाइसिनेट आयन की मोबिलिटी स्लो हो जाती है, क्योंकि ग्लाइसिनेट आयन कन्वर्ट हो रहे होते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म में। इसलिए ग्लाइसिनेट आयन सबसे स्लो माइग्रेट करते हैं, क्लोराइड आयन सबसे तेज़ माइग्रेट करते हैं क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो प्रोटीन बाउंड एस है वो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, सैंडविच हो जाता है। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के, जितने भी प्रोटीन्स हैं वो एज अ टाइट बैंड, एक सिंगल टाइट बैंड के उसमें क्या करेंगे, मूव करेंगे। पर हमें ये टाइट बैंड की ज़रूरत है क्या, हम स्टैकिंग जेल अगर यूज़ ना करें तो? उसके पीछे भी रीज़न है, बताती हूँ। अगर आप वेल देखेंगे कभी एस पेज का, वो 1 सेंटीमीटर डीप होता है। तो अगर मैं स्टैकिंग जेल अगर यूज़ नहीं करूँगी तो और रिजॉल्विंग जेल में ही वेल बना दूँगी, तो जो सैंपल होगा वो क्या करेगा, रिजॉल्विंग जेल के ऊपर ऐसा 1 सेंटीमीटर इतना
मोटा बैंड के रूप में रहेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी प्रोटीन्स तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है वो सारी की सारी डिफरेंट टाइम पे क्या करेंगी, डिजॉल्विंग जेल में एंटर करेंगी। और फिर सब एक होता है ना, भीड़ होती है, जब भीड़ होती है और आपको मूव करना होता है तो एक दूसरे को धक्का देते हुए जाते हैं। तो ये प्रोटीन्स भी क्या है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट है, ये भी एक दूसरे को धक्का देते हुए फिर मूव करेंगी कि भाई मेरी हाइट छोटी है, मैं पहले आगे जाऊंगी, और पता चला आगे तो बड़े बड़े लंबे लंबे लोग खड़े हैं तो उनको धक्का देके फिर आगे निकलेगी। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं, ये तो मैं एक लेम लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा, स्मेयर फॉर्मेशन होगी। और ऑफ कोर्स हम स्मेयर नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, हमें पता चले हमारी प्रोटीन के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है, हम बैंड चाहते हैं। इसीलिए हम रिजॉल्विंग जेल डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, हम स्टैकिंग जेल यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, सारी प्रोटीन्स ग्लाइसिनेट और क्लोराडाइन के बीच में स्टैक हो जाती है और उसके बाद एक साथ रिजॉल्विंग जेल के अंदर आती हैं, और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट आसानी से क्या होती है, सेपरेट हो जाती हैं। अब देखो ये वही, अब यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए ग्लाइसिनेट आइंस हैं रनिंग टैंक बफर के अंदर, जैसे ही pH 6.8 हुआ ग्लाइसिनेट आइन कन्वर्ट होने लगते हैं ज्विटर आइन फॉर्म में, और मोबिलिटी क्या हो जाती है, इनकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब नेट चार्ज 0 होता है तो अमाइनो एसिड मूव नहीं करता और ये न्यूट्रल होता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी स्टैकिंग जेल में, अगर मैं एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब जिस टर्मिनल से अगर देखूं तो क्या होगा, क्लोराइड आइन सबसे फास्ट मूव कर रहा होगा, एनोड की तरफ होगा वो। उसके बाद एसडीएस बाउंड प्रोटीन होगी और सबसे स्लो माइग्रेट करेगा हमारे ग्लाइसिन आइन, जो कि कैथोड यानी कि वेल की तरफ ही रहेंगे। तो अगर कोई पूछे कि स्टैकिंग जेल में लीडिंग और ट्रेलिंग आइंस क्या है, तो लीडिंग आइंस होंगे हमारे क्लोराइड आइन, ट्रेलिंग आइन होंगे हमारे ग्लाइसिनेट आइन। रोल ऑफ रिजॉल्विंग जेल एंड मोबिलिटी ऑफ आइंस। रिजॉल्विंग जेल में क्या होता है, अब देखो स्टैकिंग जेल से जैसे ही ग्लाइसिन इसमें आता है, हमारा रिजॉल्विंग जेल में आता है, तो पीएच क्या हो, सडनली इंक्रीज होती है। सडनली इंक्रीज हुई तो जो ग्लाइसिन जो ज्विटर आइन के फॉर्म में है वो कन्वर्ट होने लग जाएगा ग्लाइसिनेट आइन में। क्यों, क्योंकि पीएच सडनली इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोक्साइड आइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो अमीनो ग्रुप है वो हाइड्रोजन एटम लूज कर देगा, और जैसे ही वो हाइड्रोजन एटम लूज करेगा ग्लाइसिन के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही रिजॉल्विंग जेल के अंदर ये ग्लाइसिन जो मूव कर रहा है, जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे ग्लाइसिनेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही ग्लाइसिनेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो तेज़ी के साथ क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो क्या होता है, जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन जो टाइट बैंड था उसको क्या कर जाएगा, सरपास कर जाएगा, मतलब ओवरटेक कर जाएगा ग्लाइसिनेटाइन। और ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी, अगर मैं एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ देखूं तो क्लोराइडाइन सबसे फास्ट मूव करेंगे, उसके बाद ग्लाइसिनेटाइन आएंगे, उसके बाद सबसे स्लो माइग्रेट करेगा हमारा एसडीएस बाउंड प्रोटीन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि मोबिलिटी क्या है और क्यों ग्लाइसिनेट आइंस की मोबिलिटी चेंज हो रही है स्टैकिंग जेल में और रिजॉल्विंग जेल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्टैकिंग जेल एंड रिजॉल्विंग जेल जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। एक तो है पीएच, स्टैकिंग जेल का 6.8 है, रिजॉल्विंग जेल का 8.8 है। मोबिलिटी ऑफ आइंस क्या है, ये मैंने अभी आपको डिटेल में डिस्कशन किया कि लीडिंग और ट्रेलिंग आइंस क्या है। फिर कंसंट्रेशन क्या है, अब देखो स्टैकिंग जेल जो है उसमें जो कंसंट्रेशन होती है मोनोमर्स की, जैसे एक्राइलेमाइड, वो कम होती है, जिसकी वजह से उसका पोर साइज बड़ा होता है। और पोर साइज बड़ा होने की वजह से जो प्रोटीन्स हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट की, वो आसानी से क्या कर सकती हैं, माइग्रेट कर सकती हैं। पर रिजॉल्विंग जेल में क्या है, मोनोमर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, पोर साइज छोटा हो जाता है, तो प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट सेपरेट होती है। स्टैकिंग जेल में क्या है, प्रोटीन ये जो हमारे आयंस हैं क्लोराइड आयन और ग्लाइसिनेट आयन, उसके बीच में क्या हो जाती है, एज अ टाइट बैंड स्टैक हो जाती है, फंस जाती है। रिजॉल्विंग जेल में ऐसा कुछ स्टैकिंग नहीं होता, प्रोटीन्स अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट होती हैं। अब लीडिंग और ट्रेलिंग आइंस की बात की जाए तो स्टैकिंग जेल में क्या होगा, लीडिंग आइंस क्लोराइड आइंस होंगे और ट्रेलिंग आइंस ग्लाइसिनेट आइंस होंगे।
और स्टैकिंग और डिजॉल्विंग जेल में अगर बोला जाए तो लीडिंग आयंस क्लोराइड आयंस होंगे, और अगर कोई बोले कि ट्रेलिंग क्या होगा, फिर इसमें ट्रेलिंग इसमें एच बाउंड प्रोटीन होगा। एच पेज यूनिट ये मैंने बायोडेट की शो की है। इसमें जेल कास्टर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जैसा है, कास्टिंग फ्रेम होता है जो कि ग्रीन कलर्ड है, देन टैंक और लिड होता है। लिड में हमारे क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। रेड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ब्लैक हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। हमारे पास शॉर्ट प्लेट्स होती है, लॉन्ग प्लेट्स होती है, और लॉन्ग प्लेट्स में ट्रांसपेरेंट स्पेसर अटैच होते हैं। स्पेसर क्या करते हैं, स्पेसर डिटरमाइन करते हैं कि जेल की थिकनेस क्या होगी। फिर हमारे पास कॉम्स होते हैं। सारी चीज़ें लगाने के बाद कॉम के नीचे 1 सेंटीमीटर नीचे हमें क्या करना होता है, एक मार्क लगाना होता है। ये मार्क डिटरमाइन करता है कि हमें इस लेवल तक रिजॉल्विंग जेल का जो सोल्यूशन है वो पोर करना है। अब ये रेड कलर सर्कल के अंदर आपको जो दिख रहा है एक लाइट पट्टी जैसी, वो है स्पेसर। तो इतना पतला जेल होता है। जितना मोटा स्पेसर होगा उतना मोटा जेल होगा, और जितना पतला स्पेसर होगा उतना पतला जेल होगा। जब आप डिजॉल्विंग जेल पोर कर दोगे उसके बाद क्या करना होता है, जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर आइसोप्रोपेनॉल हमें डालना होता है। ये देखो, ये हमने मार्क लगाया था, यहाँ तक रिजॉल्विंग जेल सोल्यूशन हमने डाल दिया। उसके बाद हमें डालना होता है आइसोप्रोपेनॉल। इसके दो फायदे हैं, एक तो जो फ्री सरफेस है रिजॉल्विंग जेल का, वहाँ पर ऑक्सीजन का इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा इनहिबिटर काम करता है, वो पॉलीमराइजेशन को रोकता है। तो एक तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्शन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। दूसरा काम ये होता है कि आइसोप्रोपेनॉल डालने से हमें जो सरफेस है वो अच्छा फ्लैट मिल जाता है। पॉलीमराइजेशन होने के बाद आइसोप्रोपेनॉल को हम हटा सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, या फिर डायरेक्टली पोर कर दो। फिर भी हमें ड्राई करने के लिए फिल्टर पेपर यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे आप स्पेसर भी आसानी से देख पा रहे होगे दोनों साइड। ये लेवल जो है ये आइसोप्रोपेनॉल का है। अच्छा, वेल बन के उसके बाद जब आप सैंपल लोड करोगे तो ऐसा ब्लू कलर दिखाई देगा। अगर आपने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें भी आपको ये चीज़ दिखाई दी होगी। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता लगाएं? एक तो सिंपल मेथड है कि आपने प्रोटीन का कोई मार्कर रन कर दिया, मार्कर में आपको बैंड दिखाई देंगे, क्योंकि मार्कर जनरली जो स्टेनिंग डाइज होती है उसके साथ मिक्स होके आता है। और सेकेंड लेन में आपने अपना प्रोटीन सैंपल रन कर दिया, और उसके बाद जब आप स्टेन करोगे तो आपको अपना प्रोटीन का बैंड दिखाई देगा। फिर आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि रेफरेंस बैंड के उधर में किसको करस्पॉन्ड कर रहा है आपका ये बैंड। तो आप वैसे मॉलिक्यूलर वेट पता लगा सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको नहीं पता, कि आपके पास अगर रेफरेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, BSA जो होता है उसका आप डिफरेंट कंसनट्रेशन का सोल्यूशन बना लो। उसको क्या करो, जेल में रन करा दो और एक लेन में अपना सैंपल रन करा दो। फिर स्टेनिंग कर दो, सारे बैंड आ जाएंगे। फिर आप एक्सेल शीट में लॉग एम लो वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे रिलेटिव माइग्रेशन लीजिए। एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी आपकी y=mx+b की। ये इक्वेशन यूज़ करके आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपके जो अननोन प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। और ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये आपको एक y इंटरसेप्ट भी देगी। जो हमारी इक्वेशन होती है y=mx+b, इसमें जो b है वो आपका क्या है, इंटरसेप्ट है। तो ये इंटरसेप्ट क्या डिटरमाइन करता है, ये इंटरसेप्ट डिटरमाइन करता है जेल की एक्सक्लूजन लिमिट, यानी कि कोई भी वैल्यू जो इससे बड़ी होगी वो डेटा में इंक्लूड नहीं होगी, मतलब वो जेल के थ्रू रन ही नहीं कर पाएगी। तो जब भी जनरली आप जब भी रन करते हो, जब भी स्टैंडर्ड के साथ रन करते हो, तो आपकी प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो है वो इसके मतलब उस जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनकी कंसंट्रेशन के अंदर ही आने चाहिए, उस रेंज के अंदर ही आने चाहिए, उस रेंज के बाहर नहीं जाने चाहिए। थिंग्स टू कीप इन चेक, देखो टेमिड क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसकी वजह से उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर टैमेट का कलर येलो हो गया है, इसका मतलब है उसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन हो चुका है, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी
डिक्रीज़ हो गई है तो आपको ज़्यादा अमाउंट में टैमेट यूज़ करना पड़ेगा जितना रिकमेंडेड है। और ये हाइग्रोस्कोपिक भी होता है, मतलब ये वाटर को क्या करता है, अक्यूमुलेट करता है। अक्यूमुलेट करने का मतलब है जैसे एक सील, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में सील जाता है, तो ये भी सील जाता है, वाटर को खींच लेता है। और इसकी वजह से ये जो वाटर जो इसके साथ आ जाता है, ये ऑक्सीडेशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी और कम हो जाती है। एपीएस जो होता है वो भी हाइग्रोस्कोपिक होता है, और जैसे ही ये वाटर के साथ कंबाइन होता है ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने लग जाता है, इसलिए इसको हमेशा फ्रेश प्रिपेयर करते हैं। अब कंसंट्रेशन भी जो हमारी इनिशिएटर्स की है वो भी अफेक्ट करती है पॉलीमराइजेशन को। अगर हमने रिकमेंडेड वैल्यू से ज़्यादा यूज़ कर लिया तो हमारी जो पॉलीमर की जो चेन लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। इसकी वजह से हमारा जेल टर्बिड हो जाएगा, मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वो टर्बिड हो जाएगा, जैसे कि माड़ होता है वैसा टर्बिड हो जाएगा ये। और जो जेल की एलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जेल फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो रिजिड होगा थोड़ा सा, मतलब सॉलिड जैसा रहेगा। और जो हमारे सैंपल हैं उसके भी ऑक्सीडेशन का खतरा बढ़ जाएगा, उसको भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो शॉर्ट में अगर बोला जाए तो आपका एक्सपेरिमेंट भी ख़राब कर सकता है। दूसरी ये बात ये है कि अगर हमने कम यूज़ किया, जितना बोला गया उतना यूज़ नहीं किया, उससे कम यूज़ किया, तो क्या होगा, तो हमारी जो पॉलीमर की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पोर साइज भी बड़ा होगा। और जिसकी वजह से एक और चीज़ ये होगी कि जेल की जो एलास्टिसिटी है वो भी कम होगी, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होगा। पर यहाँ पे वो ज़्यादा सॉलिड नहीं होगा, यहाँ पे वो क्या होगा, बल्कि वीकर होगा, रिजिड नहीं होगा, वीक होगा वो, मतलब हाथ में उठाया और टूट गया, बहुत वीक होगा। और जो पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत स्लो होगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया है तो जो टेमिड होता है वो बफर की पीएच को इंक्रीज़ कर देता है, और बफर की पीएच को अगर इंक्रीज़ कर देगा तब तो पूरा खेल ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर बफर की पीएच अगर चेंज हो रही है, अगर वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ग्लाइसिन क्या होगा, ज्विटर आयन से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिनेट आयन में। तो अगर ये चीज़ ही बदल रही है तो क्या माइग्रेशन होगा, वो भी हमारा चेंज हो जाएगा, मोबिलिटी भी चेंज हो सकती है। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है हमारे जेल के फॉर्मेशन पे। 0 से 4 डिग्री के बीच में अगर जेल बनाओगे तो जेल टर्बिड बनेगा, इनएलास्टिक होगा, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होगा। और अगर आप एक पर्टिकुलर पोर साइज का जेल बनाना चाहते हो और आप 0 से 4 डिग्री पे जेल बना रहे हो, तो हर बार आपका जेल उतने ही पोर साइज का नहीं बनेगा, यानी कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी कम होगी। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बना रहे हो तो जेल सबसे अच्छा बनेगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, पोरस भी होगा, और इलास्टिक भी होगा, मतलब फ्लेक्सिबल भी होगा। अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे जेल बना रहे हो तो पॉलीमर की लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मोनोमर से जो पॉलीमर बनता है वो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। और अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पे बना रहे हैं तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पॉलीमर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे लेंथ के बनते हैं। इससे जेल की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन इनहिबिट करता है, मतलब प्रोसेस को रोकता है पॉलीमराइजेशन के। इसीलिए जब भी इसका जेल जब हम बना रहे होते हैं तो हमें डी गैसिंग करनी होती है वैक्यूम में रख के, या तो हम राइबोफ्लेविन भी यूज़ करें टैमेड और एपीएस के साथ, तब भी जो ऑक्सीजन का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। बायोरेट का ये एक लिंक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बायोरेट ने अपना एक लिटरेचर पब है, ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसमें उसने सारी प्रॉब्लम्स जो एचडीएस पेज में आ सकती है, उसका कारण क्या हो सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो इससे जितना मैं इन्हें यहाँ पे आपको समझाया है उससे और ज़्यादा समझना चाहते हैं, तो वो इस लिंक पे जाएं और इसको पढ़ें। तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एच डी एस डजंट पॉलीमराइज, यानी कि
जो हमारा एच जेल है वो पॉलीमराइज नहीं हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? या तो आपने बहुत कम इनिशिएटर लिए हों, एपीएस और टाइमेट, या तो आपने डी गैस नहीं किया हो तो ऑक्सीजन आ गया होगा तो उसने पॉलीमराइजेशन नहीं होने दिया होगा, या तो टेम्परेचर बहुत लो है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी डिस्कशन किए थे कि किसका क्या इफ़ेक्ट होता है। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही जेल फील्स सॉफ्ट, जेल बहुत सॉफ्ट है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? लो परसेंट टी। ये परसेंट टी का मतलब होता है मोनोमर की कंसंट्रेशन, यानी कि मोनोमर की कंसंट्रेशन बहुत कम है। पुअर क्वालिटी अक्रालेमाइड और बिसअक्रालेमाइड, यानी कि जो हमारी अक्रालेमाइड है और बिसअक्रालेमाइड है उसमें वो पुअर क्वालिटी का है, वो प्योर नहीं है, उसमें पहले से ही कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। इसकी वजह से भी जेल का पॉलीमराइजेशन हो सकता है ठीक से ना हुआ हो और जेल क्या है, सॉफ्ट है। टू लिटिल क्रॉस लिंकर, क्रॉस लिंकर क्या है? बिसअक्रालेमाइड। अगर बिसअक्रालेमाइड को कम यूज़ किया है तो क्या होगा, लॉन्ग चेन्स बनती जाएंगी अक्रालेमाइड की। बीच में बिसअक्रालेमाइड आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा, तो लॉन्ग चेन बनेगी तो पोर साइज बड़ा होगा। और ये जेल क्या होगा, जेल भी हमारा बहुत सॉफ्ट सा बनेगा, टूट जाएगा, हाथ में उठाया और टूट गया। तो ये बहुत अच्छी टेबल है, इसको आप इस लिंक पे क्लिक करके आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इसका लिंक दिया है। ओके, तो क्वेश्चंस और बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बी अ लर्नर एंड एन एक्सप्लोरर। थैंक यू।